नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। ये कुंडली मैंने रैंडमली YouTube के कमेंट से उठाई और उस पर वीडियो बना दिया है। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रैंडमली किसी भी कुंडली पर एक वीडियो बना दूंगा और उस पर प्रॉपर्ली विश्लेषण कर दूंगा। तो इनका नाम है निशांत दुबे, जो मुझे कमेंट आया था उस पर ही हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अपने एक कुंडली ले ली है। कुंडली के पहले भाव में 12 अंक लिखा है, तो 12, 1, 2 ऐसे कुंडली स्टार्ट हो रही है। किसी की कुंडली 2 से होगी, 5 से होगी, डिपेंड करता है किसकी कुंडली है। तो यहां पर 12 से स्टार्ट हो रही है, तो लग्न हो गई मीन और स्वामी हो गए बृहस्पति। तो ये बेसिकली इस पूरी कुंडली के राजा कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति के जो मित्र होंगे और जो बृहस्पति के शत्रु होंगे, उससे अपन को कुंडली के कारक और मारक मिल जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि कुंडली में बृहस्पति के जो मित्र हैं वो हमेशा ही अच्छा फल दें और बृहस्पति के जो शत्रु हैं वो हमेशा ही बुरा फल दें। वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे। पर जो बेसिक स्टेप है अपन को यहीं से शुरू करना पड़ता है कि कुंडली के पहले भाव में कौन सी लग्न है और इस कुंडली के स्वामी कौन है। तो अपन को पता है कि बृहस्पति के जो मित्र हैं वो सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं और शनि से भी इनका रिलेशन जो है समता वाला है, मतलब ना मित्रता है ना शत्रुता है। तो अपन को कुंडली में कारक ग्रह मिल गए। मारक ग्रह अपन को पता ही है, शुक्र हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, ये कहीं ना कहीं मारक ग्रह है। अब अपन इनमें ग्रहों की पोजीशन पे बात करेंगे कि कुंडली में कौन से पोजीशन पे कौन सा ग्रह बैठा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है कि जो लग्न का ग्रह है, मतलब बृहस्पति, वो कुंडली में कहां पर बैठा है, इन 12 भावों में से कहां पर बैठा है। तो कुंडली में जो लग्न के स्वामी हैं वो बेसिकली अष्टम भाव में बैठ गए हैं और अष्टम भाव से हम देखते हैं रोग को, शत्रुता को, कहीं ना कहीं अचानक जो धन मिलता है उसको भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अपन को लग्न का स्वामी पता चल गया है कि अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम भाव कैसे रोगों का है? असाध्य रोगों का है। और यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि जो गुरु बैठे हैं वो बेसिकली अस्त हो गए हैं, मतलब शरीर का स्वामी, लग्न जिसको हम शरीर बोलते हैं, शरीर का स्वामी आपके रोग भाव में, वो भी असाध्य रोग भाव में बैठ के अस्त हो गया है। तो संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के रोग हों या रोग से ग्रस्त हों। और चूंकि शरीर का स्वामी है, देखिए मैंने अंगों पे भी वीडियो बनाया, तो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए यदि पेट का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता तो हो सकता था, संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों को पेट से संबंधित रोग हों। पर जब पूरे शरीर की बात हो रही है तो यहाँ पे पूरे शरीर के रोग होंगे। जरूरी नहीं कोई एक ही रोग, हो सकता है कि सिर का रोग हो सकता है, पेट का हो सकता है, किडनी का हो, लिवर का हो, कान का हो, डिपेंड करता है कि, मगर जो अष्टम भाव है वो बेसिकली पेट के नीचे के रोगों को भी ज्यादा दर्शाता है। तो यहां पर अपन को पता चल गया है कि कहीं ना कहीं इनको रोग से संबंधित समस्या होगी। अब कुंडली में आपको देखना है, यहाँ पे एक अंक लिखा है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बैठे हैं तीसरे भाव में केतु। तो केतु बैठे हैं बेसिकली शुक्र के घर में, तो शुक्र का संबंध केतु से मित्रता का है। केतु दूसरे भाव के कार्य तत्वों में बेसिकली कमी लाते हैं, केतु जहां पर भी बैठते हैं। तो अब दूसरा भाव है बेसिकली कर्म का। कर्म कैसे? पराक्रम का, मेहनत का। तो ये मेहनत में कमी ला देंगे, मतलब ऐसे व्यक्ति को, अब चूंकि रोग है तो उसमें हो सकता है मेहनत में उसकी कमी हो, वो जो भी काम करेगा, जैसे भी अपना जीवन यापन करेगा, उसमें मेहनत कम यूज होगी। अब अपन को देखना है कुंडली में तीसरा ग्रह कहां पर बैठा है। तो तीसरा ग्रह आप देख रहे होंगे, चंद्र यहां पर बैठा है 6वें भाव में। तो चंद्र बेसिकली 5वीं राशि सूर्य के घर में चंद्र बैठ गए 6वें भाव में। तो 6वां भाव भी रोग का है और 6वां भाव भी क्या होता है, चंद्र बेसिकली चेंज होते रहते हैं, पर चंद्र क्या दर्शाते हैं? पानी को। तो पानी से संबंधित 6वें भाव में यदि चंद्र बैठ जाए तो पानी से दूरी निर्मित कर देते हैं। वो यहां पर पानी से डिस्ट्रैक्शन कर देंगे। तो जिनकी ये कुंडली है, जिनका मैंने निकाला है निशान जी की, तो उनको पानी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी या पानी से डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। अब अपन बात करेंगे, दो ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव बेसिकली है काय का? आपके विवाह का, और विवाह के बाद आपके पार्टनर का है, साझेदारी का है। तो यहां पर देखिए शुक्र बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, पर यहां पर शुक्र भी अस्त हो गए हैं। अब शुक्र यदि विवाह के घर में अस्त हो जाए तो संभावना है कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह होने में या तो कठिनाई होगी या किसी न किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि विवाह ना ही हो। क्योंकि कुंडली में 2 ग्रह ही जो होते हैं वो शादी के कारक होते हैं। पहले होते हैं गुरु और दूसरे होते हैं शुक्र। शुक्र बेसिकली अपन लड़कियों में देखते हैं और गुरु बेसिकली अपन लड़कों में देखते हैं, पर ये 2 ही ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर में व्यक्ति का विवाह होता है। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि जब भी आपका विवाह हुआ होगा या जिस भी तारीख को तय हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसमें शुक्र या गुरु का किसी न किसी रूप में प्रत्यंतर महादशांतर आया होगा, क्योंकि ये 2 ही ग्रह विवाह को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर गुरु तो अस्त हो ही गया है, शुक्र भी अस्त हो गया, तो बेसिकली हो सकता है कि विवाह में बहुत ज्यादा विलंब हो या विवाह नहीं हो। साथ में सूर्य भी बैठ गया है। तो सप्तम भाव का सूर्य जो होता है ना, वो बेसिकली
रिलेशंस में इंपैक्ट डालता है, किसी भी तरह के रिलेशन हो। ये व्यक्ति, मैं आपको एक चीज और बोल सकता हूं कि यदि साझेदारी से भी काम करेंगे, पार्टनरशिप से काम करेंगे, तो भी इनको हो सकता है किसी ना किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिले। अब पार्टनरशिप कौन सी? किसी भी व्यक्ति के साथ यदि ये अपना कोई काम शुरू करें, मतलब जैसे कोई बिजनेस शुरू करेंगे, तो जब रिलेशंस हाउस में दिक्कत हो रही है तो पार्टनरशिप में भी इनको दिक्कत होगी। यदि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके जीवन में रिलेशंस में इंपैक्ट है, भले आपको कुंडली का नहीं पता है, आपने कुंडली नहीं दिखवाई है, पर आपके जीवन में रिलेशंस को से रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो संभावना है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ बिजनेस करेंगे वहां से भी रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे, क्योंकि ये दोनों हाउस एक ही चीज दिखाते हैं। अब यहां पर अपन फिर से अष्टम भाव पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको पहले चर्चा की थी। तो अष्टम भाव में आप फिर देख रहे होंगे कि दो ग्रह बैठे हैं, बुध और मंगल। तो मंगल यहां पर एक तो बैठ गए हैं, ऊपर से बुध बैठ गए। तो देखिए, बुध ग्रह की एक खासियत होती है, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। बुध यदि गुरु के साथ बैठेंगे तो गुरु जैसे हो जाएंगे, राहु के साथ बैठेंगे तो राहु जैसे हो जाएंगे। बुध का जो स्वभाव होता है ना, वो द्वि स्वभाव होता है, वो ग्रह के अनुरूप बदलता रहता है। तो अब बुध यहां पर अस्त गुरु के साथ भी बैठ गए और मंगल के साथ भी बैठ गए, और गुरु और मंगल में कहीं ना कहीं मित्रता है, तो बेसिकली ये इसमें इन्हीं के अनुरूप काम करेंगे। तो अब गुरु बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, और अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो ये कुंडली मांगलिक भी हो जाती है, और यहां पर भी मंगल बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। ये भी रिलेशंस में दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि कुंडली मांगलिक हो गई। ऐसे व्यक्तियों में एग्रेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, एग्रेशन का एक और कारक है, आपको मैंने पहले ही बताया है, इनकी राशि। देखिए, चंद्र इनकी पंचम राशि में बैठे, और आपको पता है पंचम राशि शह राशि कहलाती है। तो यहां पर एक तो रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं ऊर्जा दिख रही है, ऊपर से चंद्र सूर्य के घर में बैठ गए हैं। तो सूर्य के घर में चंद्र बैठ जाए तब भी व्यक्ति में बहुत एग्रेशन दिखता है। शह राशि वाले जो भी व्यक्ति होंगे ना, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा। उनकी आवाज बहुत तेज होगी, वो कोई भी बात करेंगे तो संभावना है कि लड़ाई हो जाए, या कोई ऐसी बात कर देंगे जिसमें मतभेद की स्थिति निर्मित हो जाए। तो जब भी मंगल का अष्टम में और सूर्य का राशि में योग बन जाए, तो ऐसे व्यक्तियों में एग्रेशन बहुत देखने को मिलता है। तो यहां पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बुध, मंगल और गुरु बैठे हुए इनके अष्टम भाव में, गुरु चूंकि अस्त हो गए हैं, तो और मंगल भी यहां पे अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर बुध भी इन दोनों ग्रहों के जैसे ही हो गए हैं। अब अपन बात करेंगे राहु की। तो राहु यहां पर भाग्य भाव में बैठ गए। तो देखिए, राहु का भाग्य भाव में बैठना वैसे खराब नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों में दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, या भगवान, या एकदम नास्तिक होगा, या भगवान पे उसका कोई भी भरोसा नहीं होगा। राहु यहां पर भाग्य में तो छाया डालते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये नवम भाव धर्म का भी है, धर्म कर्म का भी भाव कहलाता है। तो यहां पर बेसिकली कहीं ना कहीं राहु धर्म कर्म में या तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा ले जाएंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति हिमालय चला जाए, किसी एकांत में चला जाए, तो हो सकता है उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। पर वहीं पर ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि एकदम नास्तिक हो जाए, उसको भरोसा ही नहीं हो, या फिर स्विच होता रहे। स्विच कैसा कि कभी लगे कि भगवान है और भगवान ही सब कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, कभी ऐसी संभावना हो सकती है कि भगवान पे भरोसे ही उठ जाए। तो यहाँ का राहु बेसिकली छाया है, वो डिपेंड करता है कि वो स्थिति और परिस्थितियों को कैसे बदल रहा है और कैसी उसकी अंतर्दशा महादशा में उसका फल मिल रहा है। अब अपन बात करेंगे कुंडली के दसम भाव में। तो दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं, फिर 11th हाउस में भी नहीं बैठे हैं, 12वें भाव में यहाँ पर शनि बैठे हैं, और शनि के ऊपर आप स्टार देख रहे होंगे, तो ये स्टार बेसिकली वक्रीयता को दिखाती है। तो यहाँ पर शनि वक्रीय हो गए। अब वक्रीय शनि वैसे बेसिकली अपनी चाल से थोड़ा से परिवर्तित हो जाते हैं, पर शनि का वक्रीय होना ऐसा नहीं है कि नुकसान देगा, और 12वें भाव में कहीं ना कहीं शनि कारक होते हैं, तो यहाँ पर शनि अच्छा फल देंगे। यही कॉम्बिनेशन मान लीजिए सूर्य और जो गुरु का कॉम्बिनेशन और बुध का कॉम्बिनेशन इनके अष्टम की जगह दसम भाव में बन जाता, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि संभावना है कि ऐसा व्यक्ति आईएएस आईपीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता, बशर्ते इनका गुरु अस्त नहीं हुआ होता। यदि गुरु शुभ अवस्था में, यही गुरु शुभ अवस्था में बिना अस्त अवस्था में बुध के साथ यदि दसम भाव में कॉम्बिनेशन बना लेता, तो ऐसा व्यक्ति सरकार में कोई उच्च पद प्राप्त करता, किसी ना किसी बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाता, बहुत एक नाम कमाता। पर अब चूंकि यहाँ पर अस्त भी हो गए और कॉम्बिनेशंस भी गलत भाव में पड़ गए हैं, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से इंपैक्ट दिखाएगा। 12वें भाव में जो शनि बैठ गए हैं वो वक्री हो गए हैं, वो बेसिकली अच्छा फल देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 12वें भाव में शनि कारक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुरु की दृष्टि तो अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो गुरु 1 2 3 4 5वें शनि के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात 12वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये इसको इंपैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शनि की इनसे जो वो है समता है, मतलब कोई ना तो मित्रता है ना शत्रुता है।
फिर उसके बाद दूसरे भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं धन भाव को थोड़ा सा बढ़ोतरी करेगी, मतलब धन से संबंधित समस्या नहीं आएगी। दूसरे भाव के बाद इनकी आ रही है माता के घर में दृष्टि, तो माता के घर में जो दृष्टि आ रही है तो इनको माता का सुख हमेशा मिलता रहेगा और माता के सुख के कारण ही इनका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। अब चतुर्थ भाव है उसमें माता के घर में इनकी दृष्टि आ रही है, तो इन 3 घरों को कहीं ना कहीं, भले ही अस्त है गुरु, पर कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गुरु, देखिए ऐसा बोलते हैं कि गुरु किसी व्यक्ति को श्राप भी दे देना तो भी उसको एक अच्छा ही फल मिलता है। तो यहाँ पे भले ही गुरु गलत पोजीशन पे हैं, गलत ग्रहों के साथ बैठे हैं, अस्त हो गए, पर दृष्टि भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव देगी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है कि देखिए मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के दूसरे भाव में पड़ रही, जहां पर 1 अंक लिखा है, और पहली राशि कौन सी है? पहली राशि मेष है, जिसके स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है मंगल के अपने स्वयं के घर में पड़ रही है, और मंगल यदि अपने घर में या कोई भी ग्रह अपने घर में देखे तो उसकी कितनी भी खराब दृष्टि क्यों ना हो, वो अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा, और ऊपर से वहां पर कोई ग्रह भी नहीं बैठा है, तो मंगल द्वितीय भाव को अच्छा करेंगे। अब द्वितीय भाव का है? द्वितीय भाव बेसिकली आपके रिलेशंस का है। कैसे रिलेशंस? जो आपके कुटुंब का, तो कुटुंब का इनको कहीं ना कहीं एक प्यार या एक अटैचमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा भाव धन का भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित समस्या नहीं होगी, मतलब धन का कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से आगमन होता रहेगा। तो कुंडली का जो दूसरा भाव है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मंगल उसको अच्छा कर रहा है, और मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव पर भी बैठे हुए हैं। भले कुंडली को मांगलिक बना रहा है पर यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मंगल की 2 दृष्टियां और होती हैं, चतुर्थ और अष्टम, जो मैंने बताया था। तो 1 2 3 4, मतलब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ भाव में पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा फल देगी। और जो अष्टम दृष्टि है वो पराक्रम भाव में पड़ रही है, तो पराक्रम भाव में एक तो केतु वहां से डिटैच कर रहे हैं, मतलब मेहनत को कम कर रहे हैं, ऊपर से मंगल आ गया, तो मंगल भी पराक्रम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति कोई भी काम कर लेगा, तो डिटैचमेंट भी दिख रहा है और काम का भी योग दिख रहा है। तो देखिए कुंडली में अपन ने बेसिकली बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे समझना है। मैं ऐसी बहुत सारी कुंडलियां बना दूंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट आ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन पे वीडियो बना सकूं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।